दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, ये टॉपिक इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि यहाँ से अगर आप लोग ढंग से पढ़ लेते हो तो आपको पूरा संविधान समझ में आ जाएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश प्रशासन ने भारत के अंदर अपने प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कानून बनाए थे, उन कानून के बारे में हम डीपली यहाँ पर अध्ययन करेंगे और उसका भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा उसको जानेंगे और किस तरीके से भारतीय संविधान निर्माणकर्ताओं ने इन अधिनियम को सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करके भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। ये सारे पॉइंट हम यहाँ पर जानेंगे। दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों, एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, और आपका ये दायित्व बनता है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब बच्चों के पास में मेरी वीडियो पहुँच सके। मेरा नाम राशिद है और मैं मैकेनिकल में बीटेक और एमटेक हूँ। दोस्तों, अगर मैं इस टॉपिक के ओवरव्यू की बात करता हूं तो यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखेंगे, उसके इफेक्ट देखेंगे और ये भारत में क्यों आया ये देखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 देखेंगे, चार्टर एक्ट 1813 देखेंगे और चार्टर एक्ट 1833 देखेंगे और इसके इफेक्ट देखेंगे। दोस्तों, अगर कोई भी कानून किसी भी देश में बनता है, जैसे भारत में बनते हैं, बहुत सारे कानून बनते हैं, और किसी भी कानून को जब भारत की संसद के अंदर बनाया जाता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास होता है। इसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत के अंदर कार्य कर रही थी तो उस समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। तो इस एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे ये आया क्यों था। दोस्तों, अगर मैं इस ओवरव्यू की बात करता हूं तो यहाँ पर हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एक कंपनी प्रशासन 1773 से लेकर 1857 तक, एक क्राउन प्रशासन यानी कि महारानी या राजाओं का राज, उनका प्रशासन 1858 से लेकर 1947 तक। दोस्तों, अगर कंपनी प्रशासन 1773 से 1857 की बात करेंगे तो उससे पहले हमें एक छोटी सी कहानी समझनी है। दोस्तों, भारत के अंदर सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आती है और वो व्यापार का सबसे पहला प्लांट गुजरात के सूरत में लगाती है। दोस्तों, जब वो भारत में आती है व्यापार करने के लिए तो उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया एक रॉयल चार्टर जारी करती है और उस रॉयल चार्टर में ये लिखा होता है कि ब्रिटेन की जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिलता है। एक अधिकार का मतलब क्या होता है कि ब्रिटेन के अंदर और जितनी भी कंपनियां हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर कोई सी भी कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी। सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, अन्य कोई कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती। ये उस रॉयल चार्टर में जारी था। दोस्तों, अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार करती है तो उसके पास पूरी असीमित पावर होती है, क्योंकि एक अधिकार प्राप्त है, कोई दूसरी कंपनी ब्रिटेन की आ नहीं सकती। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर उनके पास रहती है। होता क्या है, 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट के अंतिम शक्तिशाली शासक जिनका नाम औरंगजेब था, उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद मुगल सल्तनत धीरे धीरे मुगलों की सल्तनत धीरे धीरे नवाबों और सुल्तानों में कन्वर्ट होती चली जाती है। यानी कि भारत के सेंटर के अंदर, केंद्र के अंदर एक मजबूत शक्ति नहीं थी जो विदेशों से आने वाली किसी भी आक्रमणकारी शक्ति का सामना कर सके। दोस्तों, अगर केंद्र के अंदर एक मजबूत और शक्तिशाली शक्ति नहीं है तो जो हमारे पड़ोसी देश होते हैं उनकी निगाह हमेशा रहती है कि वो अपने पड़ोसी देश को दबा ले, ठीक है। जो भी कमज़ोर देश होगा वो किसी न किसी का गुलाम बन जाएगा, ठीक है। तो उस समय क्या था, कोई भी मजबूत शक्ति नहीं थी, तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर धीरे धीरे कब्जा जमाना शुरू कर दिया, ठीक है। और सबसे पहले कब्जा जमाने का जब प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, तो यहाँ पर कंपनी को बंगाल और मद्रास और बम्बई,
तीनों बड़े प्रांत उस समय के, और इन तीनों प्रांतों की दीवानी के पूरे अधिकार इनको मिल जाते हैं। ठीक है, जब अधिकार मिल जाते हैं तो अपनी मर्जी से किसानों से लगान वसूल करते हैं, अपनी मर्जी से जो जमींदारी सिस्टम था उसको लागू करते हैं। तो यहाँ पर कहना मतलब क्या है कि इन लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने किसानों का, उद्यमियों का, व्यवसायियों का, मजदूरों का हर प्रकार से शोषण करा। इतना शोषण करा, इतना शोषण करा कि इनके खिलाफ 1857 की एक क्रांति हो जाती है, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है। दोस्तों उसके ऊपर मैंने 5-7 वीडियो बना रखी है, आप जाना मेरी प्लेलिस्ट में और उन सब वीडियो को देख लेना। ये भी पता लग जाएगा कि वो 1857 की क्रांति क्यों हुई थी और उसका भारत के संविधान पर भी क्या इफेक्ट पड़ा और अंग्रेजों ने किस तरीके से उसको हैंडल करा। और वहाँ पर 1857 में ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके सारे अधिकार को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन अपने अधीन ले लेता है। इन सारी चीज़ों को आप देख लेना दोस्तों। तो होता क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी शोषण करती है, और यहाँ पर एक खास बात क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकारियों गवर्नर लोग थे, इन लोगों में रिश्वत लेना, उपहार लेना आम हो जाता है। रिश्वत के रूप में बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा लेते हैं, उपहारों के रूप में ये बड़ी बड़ी अच्छी ज़मीनों को अपने नाम करा लेते थे, और उद्यमियों और व्यवसायियों से ये लोग हीरे जवाहरात के उपहार लेते थे। दोस्तों ब्रिटेन के अंदर जहाँ पर इनके बंगले होते थे, जहाँ पर ये रहते थे, तो इनके बंगले बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, इनकी गाड़ियाँ लग्जरिया थी, इनके बच्चे हायर स्कूल में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे। जहाँ पर प्रधानमंत्री के बच्चे भी नहीं पढ़ सकते थे ना, वहाँ पर बंगाल और भारत के जो गवर्नर होते थे या अधिकारी होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन लोगों के बच्चे पढ़ते थे। तो धीरे धीरे ब्रिटेन की जो जनता थी उसमें ये बात फैल गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि हमेशा लॉस में जाती है, तो उसके अधिकारी क्यों इतने अमीर होते जा रहे हैं, क्यों उनकी लाइफ इतनी रॉयल है। और जो अदर कंपनियां थी ब्रिटेन की, वो अदर कंपनियां भी धीरे धीरे आवाज़ उठाने लगी कि आपने इनको एक अधिकार जो दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से इन्होंने भारत को अपना गुलाम बना लिया, ये ब्रिटेन को भी अपना गुलाम बना ले। जब ये बात बहुत ज़्यादा उठने लगी तो ये बात ब्रिटेन की संसद में उठी, और ब्रिटिश की संसद से उठकर ये बात सीधी ब्रिटेन की महारानी के पास पहुंचती है। तो ब्रिटेन की महारानी सीधा एक कमेटी गठित करती है और वहाँ पर जांच के लिए बिठा देती है। जांच में पाया जाता है कि ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडियन कंपनी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में भ्रष्टाचार फैल चुका है, और ये लोग वाकई में ही किसानों से, जमींदारों से, व्यवसायियों से, उद्यमियों से बहुत ज़्यादा रिश्वत लेते हैं और उनसे उपहार लेते हैं। तो यहाँ पर इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ब्रिटेन की संसद के द्वारा विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए, और इस कानून के तहत ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के धीरे धीरे अधिकार को समाप्त करके ब्रिटेन की संसद और महारानी के हाथ में चले जाते हैं। तो ये एक्ट तब आए थे। तो इन्हीं एक्ट के बारे में अगर हम पढ़ें तो इनमें सबसे पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इस एक्ट के तहत बंगाल और मद्रास और बम्बई, ये 3 बहुत बड़े प्रांत थे, और इन तीनों प्रांतों में अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, और तीनों के पास इतनी पावर थी कि एक दूसरे के डिसीजन में वो बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करते थे, इंटरफेयर नहीं करते थे। जिसको जो डिसीजन लेना वो ले सकता था। लेकिन जैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, और जो दोनों और अलग प्रांत थे, बम्बई और मद्रास, इन दोनों प्रांतों को बंगाल के अधीन कर दिया। तो यहाँ पर आप समझेंगे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, और कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, और यहीं पर केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। दोस्तों बंगाल के गवर्नर का पद अब गवर्नर जनरल बन गया था। मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया था। मैं एक छोटा डायग्राम बना दूं, ये आपका बंगाल हो गया, ठीक है, ये आपका बंगाल हो गया, ये आपका मद्रास हो गया, और ये आपका बम्बई हो गया, ठीक है।
यहाँ का अलग गवर्नर, यहाँ का अलग गवर्नर और यहाँ का अलग गवर्नर, तीनों के अलग अलग गवर्नर हो गए और तीनों के पास अलग अलग पावर थी। कोई सा भी गवर्नर एक दूसरे के डिसीजन में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इस मद्रासे के गवर्नर को और इस बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया, ठीक है। और इस गवर्नर के पद को हटाकर गवर्नर जनरल बना दिया। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने। और दोस्तों 1774 में इसी एक्ट के तहत एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, जिसमें 4 न्यायाधीश आते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जिनका नाम क्या था? सर इलीजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था चैम्बर, लिमिस्टर और हाइड। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इसी एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार में रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया था, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी की गवर्निंग बॉडी जिसको बोला जाता था, उसके माध्यम से कंपनी पर सीधा सशक्त नियंत्रण स्थापित कर दिया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना, यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आता है दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया? 1773 के एक्ट में जो खामियां थी उनको दूर किया गया। और ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो 1781 में पारित किया था। लेकिन बाद में इसी एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट बोला गया, जो 1784 में आया। इसका सबसे मुख्य और बड़ा काम क्या था कि इस एक्ट के तहत कंपनी भारत के अंदर दोहरे प्रशासन की नींव रखी गई, जिसको आप बोलते हैं द्वैत शासन या द्वैत प्रशासन। द्वैत शासन की नींव रखी गई और यहाँ पर कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक या व्यापारिक मामलों को अलग कर दिया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, तो ये देखता था व्यापारिक मामले, ठीक है, क्या देखता था? व्यापारिक मामले। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ये देखता था कंपनी के राजनीतिक मामले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्वैत प्रशासन की नींव किस एक्ट के तहत रखी गई? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत रखी गई। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया जो व्यापारिक मामले देखता था, एक बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कंपनी के राजनीतिक मामले देखता था, ठीक है। और इस अधिनियम को किसने पारित किया था? ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जिसका नाम था विलियम पिट्स। क्या नाम था? विलियम पिट्स, इसलिए इसको पिट्स एक्ट बोला गया, ठीक है। आगे देखते हैं चार्टर अधिनियम 1813। दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों के एक अधिकार को समाप्त किया गया। ये पॉइंट आप याद रख लेना, मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक अधिकार का मतलब क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भारत के साथ कोई सी ब्रिटेन की कंपनी ट्रेड नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन जैसे 1873 का चार्टर एक्ट आता है तो वहाँ पर एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटेन की अन्य कंपनियों को भारत के साथ व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेने की इजाज़त दे दी गई, यानी कि वो भी अब भारत के साथ व्यापार कर सकती थी, ठीक है। 1833 का चार्टर अधिनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस नियम की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? पहले पिट्स इंडिया 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उस एक्ट में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इसका अधीन कर दिया। लेकिन अब इस एक्ट के तहत होता क्या है? बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और पूरे भारत में विधायिका के यानी कानून बनाने के असीमित अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को दे दिए कि वो किसी भी प्रकार का कोई भी कानून भारत में बना सकता है, ठीक है। और कंपनी के जो व्यापारिक मामलों के अधिकार थे वो पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब कंपनी के साथ पास क्या था? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मामले थे, जबकि व्यापारिक मामले पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये लिखा हुआ नहीं लेकिन मैं बोल रहा हूँ, इसको याद कर लेना। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को इस एक्ट के तहत पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था, ठीक है। और बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, जिन्होंने भारत के अंदर 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बैन किया था। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। दोस्तों अगर टॉपिक समझ में आया प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।